मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, आप लोगों ने शायद मेनली सोशल मीडिया में पढ़ा या सुना होगा कि फ्रांस में राफेल डील, जो राफेल फाइटर प्लेन्स है, जो भारत से का सौदा हुआ था, ये मनमोहन सिंह के ज़माने से, उनके सरकार के कार्यकाल से यह सौदा हुआ था और अभी अभी इसकी डिलीवरी शुरू हो गई। तो इन राफेल प्लेन्स के बारे में जो मिडलमैन को पैसा दिया गया है, इसके डील में फेरफार करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने के लिए, इसके बारे में एक न्यूज़ आई है फ्रांस से। तो ये क्या न्यूज़ है और इसके क्या मायने रखते हैं, भारत में इसका क्या होना चाहिए, इसके बारे में एक इंडियन सिटीजन होने के नाते मुझे क्या लगता है, जो यहाँ पर पश्चिम में काम कर रहा है, पश्चिम देश में रहता है, यहाँ की न्याय यंत्रणा को, यहाँ की जांच एजेंसियों को जानता है। मतलब हम ले ये डे टू डे लाइफ में यहाँ पे थोड़े बहुत जो भी मसले हो जाते हैं, स्कैंडल हो जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे क्या होता है, तो इंडिया में क्या होना चाहिए, मुझे क्या लगता है। तो साथियों, ये जो मामला है, मनमोहन सिंह के सरकार ने ये ऑर्डर दिए थे और इस ऑर्डर में काफ़ी सारे फ़्लाइट्स, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, ये फाइटर प्लेन्स को मिलने थे और इसका जो मेंटेनेंस था, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, हमारी HAL जो है, उसके साथ उसका टाई अप था। तो ये गवर्नमेंट की कंपनी ये फ़्लाइट्स का मेंटेनेंस करने वाली थी और ये उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में था। 2014 को गवर्नमेंट चेंज हो गया, 2015 को मोदी ने, सिर्फ मोदी ने ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया और ये हमारे जो संरक्षण मंत्री थे उस वक्त के, अब तो वो चल बसे, मनोहर पर्रिकर जी। इस बारे में ऐसा माना जाता था और आज भी माना जाता है कि ये काफ़ी ऑनेस्ट पॉलिटिकल लीडर थे। तो इनको बिना बताए ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया था मोदी ने और इस कॉन्ट्रैक्ट में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। एक तो इसका जो फाइटर प्लेन्स है, इनका रेट है, ये बहुत बढ़ा दिया। अब ये मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। और दूसरा जो पार्ट था इसमें कि इसका जो मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ये विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, उनको कुछ बिना बोले बताए ये HAL का कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर ये अंबानी को मिल गया, अनिल अंबानी की कंपनी को, रिलायंस को। और अनिल अंबानी का कोई से रिलेशन नहीं है डिफेंस इक्विपमेंट से, फाइटर प्लेन से या मेंटेनेंस से, उसकी कोई एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, फिर भी उसको मिल गया। और वहाँ की जो फ्रांस की जो फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनी है, जो राफेल बनाती है, डेसॉल्ट एविएशन, डेसॉल्ट का और रिलायंस का एक कोलैबोरेशन में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया। उसमें रिलायंस 51% पार्टनरशिप और डेसॉल्ट 49%, और ये बना मिला के इसका मेंटेनेंस करेंगे फाइटर प्लेन्स का। और फाइटर प्लेन्स की कीमत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो सब आंकड़े इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो इसलिए ये होने के बाद मनोहर पर्रिकर जी ने रिज़ाइन कर दिया, वो गोवा वापस चले गए। उसके बाद में वो कैंसर से उनकी डेथ हो गई। लेकिन आखिर तक ये बाहर नहीं आया कि उनको क्या मालूम था, उनके पास कुछ फाइलें थी, ऐसा बोला जाता है, वो बाहर नहीं आया। अब इसका जो मामला था ये बाहर निकला तो 2018 में फ्रांस के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये जाहिर किया था कि ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट क्यों चेंज किया और HAL को निकाल कर अंबानी को क्यों दिया, प्राइवेट पार्टनर को क्यों दिया। तो उन्होंने जाहिर कहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको ऐसा करने के लिए बोला था, इसलिए हमने किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन थी? नरेंद्र मोदी। और क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर को ये पता नहीं था, किसी को भी नहीं ये पता था, ये सब गुप्त तरीके से हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर दिया गया था। तो इसके बारे में उस वक्त वहाँ पर एक शेरपा नाम की एक NGO है जो एंटी करप्शन का काम करती है, जैसे हमारे यहाँ पर अन्ना हजारे की NGO किया करती थी। अब तो नहीं करते हैं वो, जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गया 2014 से, वो चुप हो गए। हमारे यहाँ पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी, जिसमें काफ़ी सारे नाम थे। ये आम आदमी पार्टी के लोग, महाराष्ट्र के हमारे अंजलि दमानिया और वो मयांक गांधी, काफ़ी सारे लोग थे। इसमें बहुत सारे RSS ओरिएंटेड लोग भी थे, किरण बेदी जैसे लोग ये काम करते थे। वो कांग्रेस का गवर्नमेंट चेंज होने तक ये काम चला।
और मुझे खुशी है कि उस वक्त मैं इनसे जुड़ा हुआ था और मैंने भी एंटी करप्शन काम किया था, अन्ना के मूवमेंट में था, मैं अन्ना को 2 बार मिला भी हूँ। लेकिन मुझे दुख यह है कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो गया इनका सबका काम बंद हो गया। ये मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है और मैं किसी को पर्सनली इसमें टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने ये काम बंद कर दिया। ये मसले उठाना, करप्शन के मसले, राफेल डील राहुल गांधी के सिवाय कोई भी नहीं उठा रहा है पूरे इंडिया में। और राहुल गांधी शुरू से चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है बोलते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा यूनाइट होकर उसमें आवाज़ नहीं उठा रही है, लेकिन राहुल गांधी कंटिन्यूसली आवाज़ उठा रहे हैं और शुरू से मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो गवर्नमेंट इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है इंक्वायरी की, ऐसा कहा और ये मामला अफरा तफर हो गया। अब ये जब फ्रांस में भी गया था इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, जब ये उनकी जो शेरपा नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने कहा कि इसमें 1 मिलियन यूरो मिडल मैन को दिए गए हैं, तब उसको ये देश की अस्मिता का प्रश्न है, इसमें देश का नाम खराब होगा ऐसा बोल के उस वक्त इंक्वायरी नहीं हुई थी। लेकिन ये शेरपा ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से और अब ये और ज़्यादा उनको सबूत दिए हैं, तो इसमें एक जज की नियुक्ति हो गई है और इसमें इंक्वायरी हो जाएगी। तो मेरा ऐसा सवाल है साथियों कि ये मसला जो है, वैसे तो फ्रांस के कंपनी का फ़ायदा है क्योंकि उनको ये ज़्यादा कीमत पर ये बेचने को मिले हैं और इनको उनका इसमें बिजनेस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इंक्वायरी कर रहे हैं क्योंकि इनको करप्शन उसमें दिखता है कि इसमें इलीगल पैसा दिया गया है मिडलमैन को। डेसॉल्ट और रिलायंस की जो डील हुई है ये इलीगल है, तो इनको इंक्वायरी करना है। लेकिन हमारे देश का नुकसान हुआ है, हमारे गवर्नमेंट कंपनी का नुकसान हुआ है, फिर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंक्वायरी नहीं करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इंक्वायरी नहीं करेंगे, लेकिन अब वो समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोर्स करेक्शन करना चाहिए। इसमें पहले का जो अपना स्टैंड था उस हटाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर से इंक्वायरी करनी चाहिए और देश के सामने लाना चाहिए कि सचमुच में जो राहुल गांधी कहे हैं कि चौकीदार चोर है या नहीं है, ये देश को बताना चाहिए। क्योंकि उस वक्त का जो सुप्रीम कोर्ट था, जिस वक्त ये निर्णय लिया गया था, जो 2-3 जो उस वक्त के जो सर न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, वो सीधे सीधे बीजेपी के फेवर में, अदानी के फेवर में ऐसे निर्णय ले रहे थे। तो अब थोड़ा सा माहौल बदल गया है। अब के सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ा सा गवर्नमेंट को अब सवाल पूछने लगे हैं, हिम्मत करने लगा है सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा ऐसा अपील है सुप्रीम कोर्ट को कि अब सुप्रीम कोर्ट कोर्स करेक्शन करे और कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट खुद के दिए गए हुए जजमेंट या नो इंक्वायरी नीडेड के जो फैसले थे उसको पलट कर भारत में जो चीज़ें चल रही है, जो जनता को लगता है कि गलत हुआ है, उसको सामने लाए। तो मैं कुछ ऐसे 4-5 आपको लिस्ट गिनाता हूँ और फिर मैं रुकता हूँ। साथियों, सबसे पहला जो मुद्दा है, जो एक बड़े जज सीबीआई कोर्ट के जस्टिस लोया, ये अमित शाह के मैटर में, उनका जो केस है उसके मैटर में सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अमित शाह को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया था हाजिर होने का, और उसमें 100 करोड़ की उनको पेशकश की गई थी। ऐसा मामला मीडिया में आया है, सोशल मीडिया में आया है। और उसके बाद वो नागपुर में अचानक मर गए और उनके डेथ के बारे में काफ़ी सस्पिशियस चीज़ें हैं जो फैमिली ने उठाई है। जो महाराष्ट्र के एक जर्नलिस्ट है निरंजन टकले, उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया है और कोर्ट में ये पेशकश भी हुई कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और बिना किसी इंक्वायरी के इतने बड़े जज की सस्पिशियस डेथ कोई मैटर को क्लोज कर दिया गया है और ये कोर्ट ने क्लोज किया है। तो मुझे अब लगता है कि समय आ गया है सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में फिर से इंक्वायरी करे और देश को पता चलने दे कि क्या सही में जस्टिस लोहिया नेचुरली मर गए थे या उसमें किसी का हाथ था, और अगर हाथ था तो क्यों मार दिया था उनको। ये पहली बात है साथियों। दूसरी जो चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी के लिए नहीं बोला है, वह है पीएम केयर फंड। क्यों नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए पीएम केयर फंड की? इसमें जो गवर्नमेंट कंपनीज का, प्राइवेट कंपनीज का, या जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स है, पॉलिटिशियंस है, इन्होंने
कई हजार करोड़ रुपए के पैसे इसमें जमा किए हैं और वो कहाँ जा रहे हैं, किस कंपनी से क्या खरीदा जा रहा है, इसका कोई भी हिसाब कोई नहीं मांग सकता। अपोजिशन पार्टी नहीं मांग सकता, आरटीआई नहीं मांग सकता, लेकिन उसका जो फंडिंग जमा हुआ है उसको ट्रीटमेंट गवर्नमेंट फंड की तरह दी गई है, लेकिन उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो प्राइवेट फंड की तरह हो रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है इस पर, इसको भी हटाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरी बात जो है साथियों, जो अदानी वर्सेस गवर्नमेंट के जो मैटर्स है, जिनमें सारे के सारे फैसले एक ही जज ने किए थे, मुझे लगता है दीपक मिश्रा या और कोई थे, और ये सारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गए और अंबानी के, अदानी के कंपनी को ये काफ़ी बड़ा फायदा, इकोनॉमिक फायदा और लॉन्ग टर्म राइट्स मिल गए हैं। इनको भी फिर से फिर विचार करके सुप्रीम कोर्ट ने खोलना चाहिए। अगला जो मुद्दा है साथियों कि गवर्नमेंट ने सेडिशन चार्जेस लगाकर काफ़ी सारे सेक्युलर, समतावादी, संविधानवादी एक्टिविस्ट को, काफ़ी सारे ट्राइबल एक्टिविस्ट, अम्बेडकर राइट्स को, ऐसे लोगों को उनका मुंह दबाने के लिए, उनको सप्रेस करने के लिए जेल में डाल के रखा है। ऐसे हजारों लोग आज हैं, उनके सब के जल्दी से सुनवाई करके उनको रिहा करना चाहिए, उनको बेल देना चाहिए। और एक बड़ी चीज़ है साथियों, जो एक जस्टिस हमारे आज खासदार हो गए हैं, एमपी हो गए हैं, जस्टिस रंजन गोगोई, इनके ऊपर चार्जेस लगाए थे उनके स्टाफ ने कि इन्होंने उनको, उनके इज्जत पर हाथ डाला था, तो उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। ये केस को अफरा दफर कर दिया गया, उन्होंने खुद इसकी सुनवाई की और ये केस अफरा दफर हो गई। अगर खुद पर चार्जेस, रेप के चार्जेस लगते हैं और वही सुनवाई करता है तो वही उसके फेवर में ही करेगा। और ये केस से ही जुड़ा है राम मंदिर का मामला और कई मामले। राम मंदिर के मामले में बाबरी मस्जिद के बारे में कोर्ट ने कहा था कि इसको गिराना गैरकानूनी था, और अगला जो फैसला दिया, जिन्होंने गिराए उनको निर्दोष साबित कर दिया, इसमें कोई भी दोषी नहीं है। अगर वो गैरकानूनी काम था तो वो जिसने किया है वो तो दोषी हो गए, लेकिन फिर भी वो फ्री हो गए, तो ये सारे मुफ्त हो गए। दूसरी जो बात है अयोध्या के मामले में, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि ये मस्जिद जो गिराई गई उसके नीचे कुछ स्ट्रक्चर थे, लेकिन वो राम जन्मभूमि के है, इसका कोई सबूत नहीं है, वो राम का मंदिर नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि ये वो क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों छुपा दिया कि वो क्या था, वो स्ट्रक्चर्स क्या थे, उनके डिटेल्स क्या है, वो जाहिर क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इन्फ्लुएंस में आकर हो या कोई भी चीज़ के बहाने हो, एक राम मंदिर ट्रस्ट वालों को वो ज़मीन दे दी, मस्जिद वाली ज़मीन, लेकिन उसके नीचे क्या था वो कौन बताएगा, वो इतिहास क्यों छुपाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सत्य है उसको छुपा दिया, और जो सत्य नहीं है उसको आस्था का विषय बताकर वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया, और वो आज वो उसकी ज़मीन के करप्शन के स्कैंडल में फंसे जा रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो राफेल डील को भी सुप्रीम कोर्ट ने खोलना चाहिए, उसमें क्या मिडल मैन कौन था जिसने ये फ्लाइट्स के रेट बढ़ा दिए, और जिसने ये जो है अंबानी, अनिल अंबानी जो मोदी का फ्रेंड है, HAL कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट निकालकर मोदी के फ्रेंड को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और इसमें ये मिडल मैन को 1 मिलियन यूरो दिए गए। ये मिडल मैन किसका आदमी है, ये कौन है, ये हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि फ्रांस का सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उनकी तरफ से बताएगा कि मिडल मैन को पैसे दिए गए थे और कुछ लोगों को इंडिया में पैसे दिए गए थे, ये उनके लॉस के हिसाब से करप्शन हुआ था। लेकिन इनको एक्सपोज करना और इनको सज़ा देना ये उनके बस की बात नहीं होगी, उनको इंडियन कोर्ट को सज़ा देनी पड़ेगी, इंडियन कोर्ट को उसमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज ने तो कह दिया था कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, ये गलत हुआ था। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मामलों में कोर्स करेक्शन करना चाहिए, खुद का स्टैंड चेंज करना चाहिए, फिर से इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए, मैटर्स खोलने चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ फ्रांस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका या इंग्लैंड, इनके मुकाबले ऑनेस्टी में, करेज में, ट्रांसपेरेंसी में, इम्पार्शियलिटी में इसमें स्टैंड हो पाएगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बस सीबीआई के बारे में जैसे कहा जाता है, ईडी के बारे में कैसे कहा जाता है कि ये सीबीआई और ईडी तो पिंजरे के पोपट है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में ना कहा जाए। यही हम लोग चाहते हैं, यही हम इंडियंस और संविधानवादी लोग चाहते हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले, सुओ मोटो एक्शन ले कि फ्रांस में इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है तो इंडिया में भी शुरू होना चाहिए, और चौकीदार सही में चोर है या नहीं है, निर्दोष है, ये देश को बताना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। साथियों, अगर मेरी बात से सहमत हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पता नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा आदमी हो या जज हो, उस तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। जय हिंद साथियों।